और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मस्जिद पर तनाजे के केस की समाअत मुकम्मल हो गई और अदालत ने फरीकों के दलाइल सुन लेने के बाद फैसला कल तक के लिए महफूज कर लिया है। इस केस की आगे की समाअत पर कल फैसला होगा। एक रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, वाराणसी जिला अदालत में समाअत मुकम्मल। कल दोपहर 2 बजे तक फैसला महफूज। इस केस की आगे की समाअत पर फैसला कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वाराणसी की जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी केस की समाअत आज मुकम्मल हो गई। इस मामले में अदालत का फैसला कल आएगा। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वास की अदालत ने फैसला कल तक के लिए महफूज रखा। कल अदालत बताएगी कि ये मामला काबिल समाअत है या नहीं। अब सबकी नजरें डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत पर है। अदालत को इस मामले की 8 हफ्तों में समाअत करने की हिदायत दी गई है। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में रोजाना मां सिंगार गौरी की पूजा करने और दीगर देवी देवताओं के तहफ्फुज की इजाजत देने के लिए दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस दौरान अदालत के अहाते और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। दूसरी जानब एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने ज्ञानवापी केस में मुदाखलत की दरख्वास्त दाखिल की है। इन्होंने कहा कि मंदिर की जगह पर बनाई जाने वाली मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह या मस्जिद नहीं करार दी जा सकती। याद रहे कि अश्विनी उपाध्याय ने ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। इनका कहना है कि मंदिर का मजहबी तशख्खुस तब्दील नहीं किया जा सकता। मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद प्रार्थना स्थल। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप and mosque is the place of prayer. प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं, पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां भगवान रखे जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका जलाभिषेक होता है, उनको फल चढ़ाते हैं, उनको मिष्ठान देते हैं, उनका भोग लगाते हैं और फिर वहीं पे जो देवता है उन्हीं की पूजा की जाती है। उसको कहते हैं पूजा स्थल, मंदिर। जबकि मस्जिद में भगवान नहीं रहते, मस्जिद में खुदा नहीं रहते। मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपली इबादत का स्थान है। वो इबादत का स्थान कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 500 मीटर दूर भी हो सकता है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। फिलहाल तो सभी की निगाहें वाराणसी कोर्ट के कल आने वाले फैसले पर टिकी हैं। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस केस की आगे की समाअत पर अदालत क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अगली खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च स्कॉलर के जरिए सुपरवाइजर के जरिए किए जा रहे जहनी इस्तेहसाल के बाद नशे की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश करने का मामला रोशनी में आया है। रिसर्च स्कॉलर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। तालिबा उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने पूरे मामले पर रोशनी डालते हुए बताया कि पीएचडी जमा करने को लेकर रिसर्च स्कॉलर ने इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेन रिसर्च सेंटर के उस्ताद और तालिबा के सुपरवाइजर डॉक्टर मेहदी हयात शाही को सुपरवाइजर प्रोफेसर मोइनुद्दीन शोबे बायोकेमिस्ट्री पर इस्तेहसाल करने का इल्जाम आयद किया था। उन्होंने बताया कि तालिबा की हालत अब नॉर्मल है और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के जरिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं कैंपस में चहमगोइयां हैं कि मामला कुछ और है। इंतजामिया इस पर पर्दा डाल रहा है। मेरे पास फ़ोन आया कि एक स्टूडेंट है जो मेडिकल कॉलेज में रिसर्च कर रही है
जिसका नाम नबीला है, और उस छात्रा ने कुछ गोलियां खा ली हैं और गोलियों की वजह से वो उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है कि और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही खबर हमको मिली हम फ़ौरन मेडिकल कॉलेज पहुँचे और वहाँ पर उसके परिवार के लोग मौजूद थे, कुछ और स्टूडेंट भी उसके आसपास के रहने वाले जो थे वो भी मौजूद थे। जब हमने जानकारी दिया तो पता ये चला कि उसने कंप्लेंट ये किया कि साहब हमारी पीएचडी का मामला है, उस पीएचडी के को ले करके हमको कंटिन्यूसली हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और उसको हरास किया जा रहा है पीएचडी के मामले में। लिहाजा उससे परेशान होकर के उसने ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। छात्रा रहने वाली संभल की है, वो मैरिड है, उसके हस्बैंड भी वहाँ पर मौजूद थे और वो इस वक्त पर बाहर कहीं अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है। छात्रा का जो स्टूडेंट का जो एलिगेशन है वो अपने सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र के बारे में है और जो हरासमेंट है वो पीएचडी के सिलसिले में है। कोई उसने और किसी और चीज़ के हरासमेंट की बात नहीं की। उसने कहा कि साहब हमारा काम कंप्लीट है लेकिन हमको पीएचडी सबमिट करने की परमिशन नहीं दे रहे। पहले 21 तारीख दिया और 21 से लेकर के 28 तारीख को, तो इस सिलसिले में उसके लिहाजा हाँ, इस बात की इंफॉर्मेशन वाइस चांसलर साहब को दी गई। वाइस चांसलर साहब ने फ़ौरन ही उस चीज़ का नोट लेते हुए उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, 2 मेंबर की कमेटी एक बना दिया है जिसमें प्रोफेसर कासिम अजहर अली साहब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड ऑपरेशन रिसर्च और दूसरी हैं प्रोफेसर सुबूही खान डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और इस वक्त पर वो प्रोवोस्ट भी हैं एक हाल की। इन 2 मेंबर की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दिया है और वो जल्द से जल्द वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जो रिपोर्ट आएगी उसी के बेसिस पे जो भी कानूनी कार्रवाई बन सकती है वो बनेगी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज दिल्ली में आज़मीन हज की मदद के लिए सऊदी अरब जाने वाले अफसरान, डॉक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स स्क्वाड के 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। तकरीबन 357 स्टाफ आज़मीन की मदद के लिए सऊदी अरब जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। हज 2022 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज़मीन हज की पहली परवाज 5 जून को रवाना होगी। खुशी की बात यह है कि तकरीबन 79,237 आज़मीन हज पर जाने वाले हैं। आज़मीन हज की मदद के लिए इस बार 357 अफराद का बड़ा दस्ता सऊदी अरब जाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेटर, पैरामेडिकल, डॉक्टर स्टाफ और दीगर शामिल हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हज के लिए हिंदुस्तान का कोटा इस्लामी ममालिक से ज्यादा है। हज यात्रा 2022 सफल हो और इसके लिए जो है वो डिपुटेशन पर तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं और जैसा बताया गया कि 6 तारीख से आने वाले 6 जून से हज 6 और 7 जून से जो है वो पहली फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। लोगों की सेहत और सलामती, हेल्थ और हाइजीन को हमने प्राथमिकता दी है और उसको ध्यान में रख करके हम मजबूती के साथ हज यात्री सुरक्षित और सफल तरीके से हज यात्रा कर सकें। आज़मीन हज की मदद के लिए साथ जाने वाले 357 अफराद में 49 ख्वातीन को शामिल किया गया है, जबकि इस बार बगैर महरम के 2000 ख्वातीन हज पर जा रही हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी एक धोखा है जिसे मोदी हुकूमत और उनकी वजारत ने खत्म कर दिया है। कि बिना सब्सिडी के जो हज हो रहा है वो बिना सब्सिडी का हज होने के बावजूद भी किसी तरह से महंगा नहीं हो पाया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि सब्सिडी के बल पर सियासी छल का काम बहुत दशकों तक चलता रहा और सब्सिडी के बल पर जो सियासी छल हो रहा था उसको हमने ईमानदारी के साथ ध्वस्त किया है और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हज यात्रियों को की हज यात्रा सफल हो, सुलभ हो, सस्ती हो, इसके लिए मजबूती के साथ काम हुआ है। आज़मीन की मदद के लिए जाने वाले अफराद को 2 दिन में सेहत, सिक्योरिटी, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट जैसे मसाइल पर मालूमात और तरबियत दी जाएगी। इन लोगों को हज के साथ साथ आज़मीन की मदद करने का भी मौका मिला है।
दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की तरबियत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। भोपाल में मुनक़िदा आज़मीन हज के तरबियती प्रोग्राम में भोपाल, रायसेन और सीहोर के आज़मीन हज ने शिरकत की और उलमाए दीन की निगरानी में होने वाले तरबियती प्रोग्राम को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। आज़मीन हज का मानना है कि किताबों से हज के मुताल्लिक़ बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती हैं, लेकिन उलमाए दीन के जरिए हज को लेकर यहाँ पर अमली मश्क जिस तरह से कराई जा रही है वो अहम है। यही नहीं, हज तरबियती प्रोग्राम में आज़मीन हज को क्या ले जाना है और कोविड-19 के बाद सऊदी हुकूमत के जरिए जारी की जाने वाली गाइडलाइन को भी जानना जरूरी है, ताकि वहां पर आज़मीन हज को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। साहब अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो जितनी भी करें काम है। आज ट्रेनिंग कैंप पे और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कैंप चल रहा है भोपाल में, रोज़ स्टेशन के पास भी डेली, और अल्लाह का बहुत बहुत करम और एहसान है। अभी 10 दिन पहले उम्रा करके आया था, अल्लाह से बहुत खुसूसी दुआ करी थी और ये भी दुआ करी है इंशाल्लाह जिसकी नियत हो उन सबको हज पे बुलाएं अल्लाह इंशाल्लाह, और उनका भी हज और मेरा भी कबूल करें। 13 से बराबर मैं फॉर्म भरता रहा और अभी 13 से 22 में मेरा हज का है। बहुत खुशी हो रही है साहब, बता नहीं सकता। सारी उम्मत के लिए तो बहुत ही, सारी उम्मत के लिए ही करना चाहिए हमारा दुआ, उसके बाद अपने लिए। इस बार मेहताब भाई इसमें सिर्फ 2 बातों का ख्याल करना, जैसे अभी आपने कहलवाया। एक तो ये है कि सबसे पहले जो है अपना बैगेज वेरिफिकेशन का जो बात आ रही है, अभी बहुतों ने नहीं कराया। इसमें एक हज कमेटी के जब आदमी साइट खोलता है तो उसमें बैगेज वेरिफिकेशन करके आता है, उसको क्लिक करने के बाद उनको अपना एड्रेस बिल्कुल जो आपने पासपोर्ट में लिखा है वही उसको उसमें ऐड करके और टेलीफोन नंबर डालना है, जिससे आपके घर के पतों पे वो भेज दिया जाएगा। नंबर 1। दूसरी बात, जैसा आपने कही थी कि ये जो आप कोविन में आप जो कोविन की साइट खोलते हैं, जब अपना आप सर्टिफिकेट निकालते हैं, जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट में आप जब फिर उसमें जाएंगे तो आप खोलेंगे तो उसमें एक कॉलम है ऐड टू पासपोर्ट। उसको जब आप क्लिक कर लेंगे तो जब पासपोर्ट क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट में फिर वो आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा और वो भी पूछेगा कि आपका पूरा नाम क्या है। तो उसमें अगर आपका नाम कुछ EAI में कोई फ़र्क हो तो उसको पहले आपको सर्टिफिकेट को सही करा लें, उसके बाद उस नाम को आप उसमें टाइप कर लें और टाइप करने के बाद उस नंबर को पासपोर्ट को ऐड करके वो पूरा सर्टिफिकेट निकालेंगे तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए वो होगा। और दूसरी बात आप लोग समझ लीजिए कि सिर्फ कोविशील्ड वहाँ पर अलाउ है। अगर आपको कोविन लगा है तो आप जाके वहाँ से बोलिए, मतलब कोवैक्सीन वालों में अगर किसी को लगा है तो वो जाके वहाँ पे बोलें सेंटर पे कि साहब चूँकि हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ कोविशील्ड अलाउ है, इसलिए हमको ये सर्टिफिकेट में आप कोविशील्ड का सर्टिफिकेट प्रदान करें, क्योंकि हम ऑलरेडी आप अपनी वो कोवैक्सीन लगा चुके हैं। तो वो आपका सर्टिफिकेट देख के फिर आपको उसमें भी तरमीम कर देंगे। ये आपसे ख़ास दरख्वास्त है। बाकी अल्लाह का करम है और कम से कम आप ये समझिए कि 17 जून के बाद से फ़्लाइट का शेड्यूल आने वाला है, तो हाजी लोगों की तैयारियों में हम लोग लगे हुए देखते रहते हैं कि कहाँ किसी की ट्रेनिंग में कोई दिक्कत हो तो उसको हम लोग समझते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं। जो नई नई बातें आती हैं वो इंशाल्लाह सब हाजियों को बताते रहते हैं। लेकिन हज के इस बार के अखराजात पर इसका असर भी पड़ रहा है। आज़मीन हज कुछ अलग तरह से भी सोच रहे हैं। आपको बताएं कि हज 2022 के लिए कुरान अंदाज़ी में नाम आने के बाद भी मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के जरिए नाम वापसी का सिलसिला जारी है। कुरे में नाम आने के बाद पहले 19 आज़मीन हज ने फॉर्म को कैंसिल किया और अब 117 आज़मीन हज ने अपने पासपोर्ट ही जमा नहीं किए। रियासत से हज 2022 के लिए 3,417 आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, जिसके लिए मरकजी हज कमेटी की जानिब से मध्य प्रदेश को 1780 आज़मीन हज का कोटा अलॉट किया गया था। रिजर्व कैटेगरी की 16 खवातीन को अलहदा करने के बाद हज कमेटी के जरिए 1764 आज़मीन हज के लिए कुरान अंदाजी की गई थी, मगर कुरान अंदाजी के चंद दिनों बाद ही 19 आज़मीन हज ने माली मुश्किलात के सबब अपना सफर मनसूख कर दिया। हज कमेटी के जरिए 1730 आज़मीन हज से पासपोर्ट जमा कराने की दरख्वास्त की गई थी, मगर इसमें से भी 1613 आज़मीन हज ने ही पासपोर्ट जमा किए हैं। हज कमेटी के जरिए जल्द ही वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही है। मुंबई द्वारा हम लोगों ने यहाँ से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1730 पासपोर्ट के बिहाफ पे हमने 1613 पासपोर्ट जमा कर दिए हैं
और निश्चित रूप से कल या परसों में ही 2 दिन में जो पेंडिंग है वो हम मंगा के और पेंडिंग जो है पासपोर्टों की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। इसके अलावा जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो एक सर्कुलर निकाला हुआ है, तो कृपया सभी हाजी भाइयों से मेरा गुजारिश है कि वो अपने पासपोर्ट को अपने वैक्सीन से लिंक कर लें, जिससे कि वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज शेखपुरा बडगाम में एहतजाजी कश्मीरी पंडितों से बात की। ये एहतजाजी गुज़िश्ता 12 दिनों से एहतजाज पर हैं और लगातार ये मुतालबा कर रहे थे कि वो तब तक ये एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक एलजी खुद उनसे मुलाकात करने नहीं आते। उनका यह भी कहना था कि एलजी जब यकीन दहानी कराएंगे तब वो एहतजाज खत्म करेंगे, लेकिन एलजी आज आए, बात की, मगर एहतजाजियों से बात नहीं बनी। एहतजाजियों का कहना है कि उनका एहतजाज लगातार जारी रहेगा। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें कहा है कि उनके दफ्तर पर एक वफ्द आए और अपने तमाम मुतालबात सुनाए। कश्मीरी पंडितों से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। गुज़श्ता 12 दिनों से जिस तरह जो कश्मीरी पंडित है वो एहतजाज कर रहे थे और लगातार यही मुतालबा कर रहे थे, एलजी मनोज सिन्हा खुद इनके पास आए और इनसे बातचीत करें और ये जब मुतालबात उनको सुनाएंगे और जब वो यकीन दहानी करेंगे उसके बाद ये एहतजाज खत्म करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा यहाँ आए और वापस चले गए, इनके साथ बात की, ताहम जो ये बातचीत थी वो जो फ्रूटफुल थी वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। मेरे साथ कुछ कश्मीरी पंडित थे जो लगातार एहतजाज पे बैठे थे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की यह बातचीत रही और क्या वो मुतमईन रहे और क्या कुछ किस तरह की यकीन दहानी एलजी मनोज सिन्हा ने इनको दी। मुझे बताइए, लगातार आप मुतालबा कर रहे थे एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ आएंगे तो आप अपने मुतालबात उनको रखेंगे और यकीन दहानी मिलने के बाद एहतजाज खत्म करेंगे, तो आज वो आ गए और क्या किस तरह की बातचीत रही? एलजी साहब इधर आए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर हमारी जो डिमांड है रीलोकेशन की उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ। उन्होंने जो हमारी पेंडिंग जितनी भी डिमांड्स थी जो 2 साल पहले थी उन्होंने वो पूरा करने का वो दिया है। पूरा जून जुलाई बोला कि अकोमोडेशन जैसे जून में हो जाएगी, फिर आगे जाके विंटर्स में पूरी फुल सबको अकोमोडेट किया जाएगा, बट वो हमारी डिमांड नहीं, हमारी डिमांड एक्चुअली उधरी पे अटकी है जहाँ रीलोकेशन है। स्टिल जो हमारी डिमांड है वो पेंडिंग है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप एलजी ऑफिस आइए और कुछ लोग अपना मेमोरेंडम बनाइए, जो आपको प्रॉब्लम्स है हम उनके बारे में सोल्यूशन निकालेंगे एलजी ऑफिस में, तब तक आप प्लीज़ धैर्य बनाते रहिए। और मुझे बताइए, आप इस जो ये बातचीत हुई मुतमईन हुए, क्या आप एहतजाज अब खत्म करेंगे? नहीं, एहतजाज चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। जैसे हमने उनको भी ये कन्वे कर दिया है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम ये एहतजाज चलता रहेगा। और बाकी उन्होंने अभी बंद तो नहीं किया, डेडलॉक नहीं है, बातचीत होती रहेगी। उन्होंने बुलाया है हमें, देखते हैं क्या होता है। तो क्या लगता है आपको, कब आप एहतजाज खत्म करेंगे और आपको क्या लगता है आप फिर से जाएंगे एलजी मनोज सिन्हा के पास, तो किस तरह की बातचीत होगी और क्या कुछ अब आपको एक्सपेक्टेशन है? वो जब बात होगी वो तो हम तभी बता सकते हैं क्या होगी क्या नहीं होगा, तो तब तक तो हम अपने हिसाब से तो कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगी। अच्छा, मुझे बताइए, आप लगातार यही मांग कर रहे थे एलजी मनोज सिन्हा यहाँ आए, तो आज वो आए, मुतमईन है? नहीं, उनका शुक्रगुजार कर रहे हैं कि वो यहाँ आए, बट जो हमारी जो डिमांड है जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक तो मुतमईन होना तो बात ही नहीं बना। तो हम ये मान सकते हैं जो ये मीटिंग थी वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई? नहीं, ये ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि बातचीत चलती रहेगी, ये नहीं है कि वो कहीं डेडलॉक नहीं हुआ है। वो बात करेंगे, देखते हैं आगे कैसे रास्ता खुल जाता है, कहीं ना कहीं रास्ता जरूर खुलेगा। तो नाज़रीन, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ से अब वापस भी जा चुके हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडित से बात की और उनको यकीन दिलाया कि उनका एक डेलीगेशन उनके ऑफिस में आए, उनके जो भी मुतालबात है उनके सामने रखे। और हालांकि जो ये कश्मीरी पंडित है इनका कहना है कि ये जो एहतजाज है वो लगातार जारी रहेगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक उनको जो प्रॉपर यकीन दहानी है वो नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत और रहबरे जंगलात की आसामियों की नई तशहीर से मुतालिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ यूटी में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज श्रीनगर में रहबरे खेल और NYC ने कैंडल मार्च निकाला। इन्होंने हुकूमत से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
और मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए समाजी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह ने सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। वजीर आला शिवराज सिंह ने अफसरान के साथ मुनक़िदा वर्चुअल मीटिंग में सोशल मीडिया के जरिए मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को समाज में दूरी पैदा करने वालों से ताबीर किया है। शिवराज सिंह ने अफसरान को वाज़ेह तौर पर हिदायत देते हुए कहा है कि इक़्तिदार में बैठे लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन समाज वहीं रहेगा। इसलिए समाज के बीच आपसी इत्तेहाद को बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से शरपसंद अनासर के जरिए जिस तरह से मुनाफरत पैदा की जा रही है, उसने समाजी तंजीमों के साथ हुकूमत को भी फिक्रमंद कर दिया था। वज़ीर आला के अहकाम के बाद भोपाल जामा मस्जिद और हलाला को लेकर सोशल मीडिया पर इश्तिआल अंगेजी फैलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ साथ ऐसे गांवों में मैं विधायक साथियों से भी कहूंगा, सांसद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप बैठक करो समाज की, और बैठक करके समझा कर लोगों को लगाओ कि इसमें कोई फायदा नहीं है। जमाना अब कितना अलग दौर में पहुंच गया है, नहीं तो ये इस तरह की खाई अपने समाज को तोड़ेगी। और अपनी चिंता देखो, अपन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज पे ही रहने वाला है। परमानेंट खाइयां अगर पैदा हो गई तो वो समाज के लिए घातक है। इस पक्ष में मेरा इतना कहना है कि सोशल अभियान एक चलना चाहिए और गांव-गांव में जहां ऐसी चीजें होती बैठ के हो जाना चाहिए। अकोला में कैंसर के मर्ज में मुब्तला एक रिटायर्ड खातून ने रामदास पेट पुलिस स्टेशन में सूदी कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सईदा बानो नामी खातून का कहना है कि इनके बेटे ने कुछ लोगों से सूद पर रकम उधार ली और फरार हो गया, जबकि सूदी कारोबार करने वाले मरीजा के घर आकर पैसा लौटाने का दबाव बना रहे हैं। मुतासरा ने मुतालबा किया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें सिक्योरिटी मुहैया की जाए। बच्चे ने कुछ लोगों से कर्जा लिया था, वो क्यों लिया, क्या लिया मुझे मालूम नहीं, और कर्जा लेकर वो कहीं तो भी चले गया। ये कर्जदारों की वजह से वो कहीं चले गया और वो कर्जदार मेरे घर पर आके हमको परेशान कर रहे, हमको गाली गलौज कर रहे, और वो कर्जदार मैं उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये कर्जदार हमारे घर पर आना नहीं चाहिए। अगर ये मेरे घर पर आएंगे और मुझे परेशान करेंगे तो मैं मेरे जान का कुछ भी कम ज़्यादा कर लूँगी। मैं पहले ही कैंसर पेशेंट हूँ। और इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।